कि मुख्यमंत्री के साथ जब प्रधानमंत्री थे सभा में तो उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की है, उसमें एक राजनीतिक संकेत भी होता है। इन्हीं सब चीज़ों को डिस्काउंट करने के लिए होता है। आपने पिछले विधानसभा के चुनाव के समय देखा होगा कि मुख्यमंत्री को हाथ पर, कंधे पर हाथ रख के प्रधानमंत्री जो है वो कॉरिडोर में एक फोटो दिया और उसको उन्होंने ट्वीट भी करवाया पीएमओ से। तो ये इसलिए करवाया जाता है ताकि ये सब र्यूमर जो फैलाया जाता है कि भाई अमित शाह का योगी से नहीं बन रहा है, योगी का प्रधानमंत्री मोदी से नहीं बन रहा है, मोदी को कितनी बार हम लोग 2017 से अब तक मान लेते हैं इन यूट्यूबर्स वालों का जो गैंगस्टर हैं, तो उनमें कब का कितनी बार मैं उनको गैंगस्टर ही बोलता हूं क्योंकि वो गोदी मीडिया बात करते हैं, लेकिन अपने चैनल पर वो एक तरफा बात करते हैं। कभी भी उनमें ऑनेस्ट पत्रकारिता की ऑनेस्टी नहीं होती, लेकिन वो बाकी चैनल्स को और बात करते हैं कि वो गोदी मीडिया है। अरे तुम अपने क्या हो? अपनी आईना अपने सामने ले जाकर के देखो कि तुम कितना निष्पक्ष पत्रकारिता करते हो। सर केजरीवाल को लेकर के हम बात कर रहे हैं। मैं इसलिए तो क्या आपने गैंगस्टर जब ने बोला तब आपने उस पर थोड़ा सा आपने टिप्पणी की, इसके लिए हमने बोल दिया। मुझे लगता है कि केजरीवाल ने जो कुछ बोला है उसका कोई बहुत ज्यादा निहितार्थ देखने के लिए, हाँ मुझे लगता है एक व्यक्ति सबसे ज्यादा आज आंसू बहाएगा, वो राहुल गांधी। क्यों? और इसलिए राहुल गांधी को आंसू बहाने पड़ेंगे। अब ये पूरे चुनाव जब तक अरविंद केजरीवाल हैं, न कांग्रेस डिस्कशन में आएगी, न कांग्रेस एजेंडा सेट कर पाएगी। जो कुछ भी होगा वो अरविंद केजरीवाल डिस्कशन के हिस्से में केंद्र में रहेंगे। इसी वजह से तो नहीं राहुल गांधी ने अभी तक कुछ नहीं बोला इनकी रिहाई के बाद से। अब जो भी देखिए, राहुल गांधी ने तो अपनी पूरी पार्टी को, जितने भी पार्टियां हैं उनको सुपुर्द कर दिया है। वो उन्होंने एक ढंग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक हितों को गिरवी रख दी है और वो अपना कॉलर चौड़ा करके चले घूम रहे हैं। इतने हारे हैं, इतना हार खाए हैं, लोकसभा चुनाव में हारे, अमेठी में हार करके वायनाड भागे, आज भी जो हैं वो इतना कहीं भी जा रहे हैं। उनके कैंपेन कोई स्ट्रक्चर्ड कैंपेन नहीं है आज तक, नहीं, क्योंकि उनके पास एजेंडा नहीं है। सिर्फ वो टकाटक 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 टकाटक। अरे यार, ऐसा तो 12वीं क्लास का बच्चा बोलता है टकाटक टकाटक। तो कोई दम नहीं था आपकी नजर में? मुझे नहीं लगता है। अच्छा, एक इन्होंने कहा मैं पूरे देश में घूमूंगा, तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाऊंगा और देश के लोगों से भीख मांग रहा हूं कि मेरा साथ देना। मुझे लगता है कि ये अरविंद जी को तुरंत आज से ही शुरू करना चाहिए और सचमुच देश के किस हिस्से में उनको सुनने के लिए कौन लोग आ रहे हैं और क्या वहाँ के राजनीतिक दल जो इनके ही गठबंधन का हिस्सा है वो उनको सपोर्ट करेंगे, क्या समर्थन देंगे, क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्या अपनी जो जमा पूंजी है उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को कोई नेता बनाने के लिए तैयार है? मुझे लगता है। मैं बताता हूं आपको, उद्धव ठाकरे से फोन पे बात हुई, महाराष्ट्र जाएंगे, शरद पवार ने इनको बुलाया है, यूपी में जा सकते हैं सभा करने के लिए अखिलेश यादव के साथ, बंगाल में इनकी रैली हो सकती है। नहीं, रैली तो देखिए देश के हर हिस्से में हो सकती है। मैंने फिर जो कहा उसको दोहराता हूं, क्या अपनी राजनीतिक पूंजी देकर अरविंद केजरीवाल को कोई बड़ा बनाएगा? जो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, अब भविष्य आम आदमी पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई चैलेंजर है तो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल हैं। राहुल गांधी ने आज तक एक इंटरव्यू भी नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल इन 20-21 दिनों का किस किस तरह से उपयोग करने वाले हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। और इसमें तो कहीं कोई बहस ही नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को खड़ा करते हैं या विपक्षी गठजोड़ के किसी नेता को खड़ा करते हैं, अरविंद केजरीवाल उनसे बहुत आगे दिखते हैं अपने कम्युनिकेशन में, अपनी मैसेजिंग में। और क्या ये गठजोड़ के नेताओं को बर्दाश्त होगा? उन्हें राहुल गांधी वाली पॉलिटिक्स तो पसंद आ सकती है, कमजोर कांग्रेस तो चल सकती है, मजबूत आम आदमी पार्टी उस एजेंडे में फिट होती है। राहुल गांधी आज दुखी होंगे? अब ये भी बड़ा कठिन सवाल है। राहुल गांधी का सुख दुख कुछ होता है क्या? थोड़ी खुशी थोड़ा गम, क्योंकि अगर कोई दुखी हो तो लगातार चुनाव हारने के बाद सुख की तलाश में निकलेगा, वो प्रयास करेगा ना। राहुल गांधी सुख दुख से परे हैं। हो सकता है किसी समय वो गुस्सा हो जाए तो थोड़ा कुछ बोल दें, वो आएगा जाएगा, हटेगा, भाग गया है, डर गया, ये सब वो बोल दें। उन्होंने फिर बोला है ये बात जो पहले कही थी ना, मैं हुई नहीं, राहुल गांधी है ही नहीं। अच्छा, फिर कह दिया? फिर कहा, उन्होंने कहा कि मुझ में अंतर यह आया भारत जोड़ो यात्रा के बाद कि पहले मैं लोगों को सुनता था। अच्छा, ये दिक्कत है। अब जब मैं उनको सुनता हूं तो मैं उनकी जगह चला जाता हूं। वो क्या बोल रहे हैं मैं उनकी जगह खड़े होकर के सुनने लगता हूं, मैं उनका हाथ पकड़ लेता हूं। बस मैं कह रहा हूं बड़ा खतरनाक चुनाव है। कहीं किसी की शरीर, किसी का जेल में आत्मा टहलती रहती है
कहीं कोई कहता है कि मैं गायब हो गया हूं, मैं किसी का हाथ पकड़ लेता हूं। अब पता नहीं तंत्र मंत्र टाइप कुछ करते हैं या क्या है कि इधर से उधर कुछ हो जाएगा, तो बड़ा विचित्र हो गया है। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो देश की जनता के सामने स्पष्टता है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर टिप्पणी होगी, आलोचना होगी, समालोचना होगी, प्रशंसा होगी, सब अपने अपने उससे करेंगे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल बाहर हैं, वो कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए आए हैं। देश की जनता तय करेगी कि लोकतंत्र बचाने के लिए क्या करना है। केजरीवाल को समझना होगा दूसरे लोगों को, क्योंकि आप पंजाब में केजरीवाल गए तो उन्होंने जो है कांग्रेस और जो अकाली दल है उनको निपटा दिया। दिल्ली में थे तो कांग्रेस को निपटा दिया। गोवा में कांग्रेस को केजरीवाल के साथ लगे हैं। नहीं, केजरीवाल के साथ आपको गठबंधन में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो क्या जो है वो वेस्ट बंगाल, यूपी में अखिलेश और बाकी सबको ये खतरा नजर नहीं आता कि वहां जाके रैलियां करेंगे तो क्या करेंगे? अभी तो सबको एक ही खतरा नजर आता है ना सर, मोदी। अभी तो एक ही खतरा है, उससे निपटने के लिए भाई जिस सब लोग हाथ मिला लेते हैं। तो केजरीवाल बड़ा खतरा है। केजरीवाल जो है वो निपटा देते पूरी अब केजरीवाल जी ने आज समीर चौहानकर जैसा काम किया, वो आपके जैसा। देखिए, उन्होंने कहा मोदी जी के पास जो भी मिलने जाता है, जैसे आप खबर निकाल लाते हैं ना अंदर की, उन्होंने कहा मोदी जी से जो मिलने जाता है वो 15 मिनट पहले आम आदमी पार्टी की बात करते हैं कि बताओ ये पार्टी क्या कर रही है। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत हास्यास्पद बयान है। देश के प्रधानमंत्री मोदी के पास इतने काम है, पार्टी के संगठन का काम है, विदेश के साथ काम है, अपनी सरकार को वापस लेके आने का काम है। प्रधानमंत्री मोदी के पास इतना समय नहीं कि अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के लिए 15 मिनट की चर्चा करेंगे। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे और ये बात सही है कि विपक्ष के लिए अभी अरविंद केजरीवाल 20 दिन पूरा इस्तेमाल करेगा। विपक्ष जानता है कि अरविंद केजरीवाल अभी उनके लिए कोई चुनौती नहीं बन सकते, क्योंकि 1 जून को वापस उन्हें जेल के अंदर जाना है। 18वीं लोकसभा के 3 चरणों का मतदान हो चुका है, 4 चरणों का मतदान अभी बाकी है और विपक्ष चाहेगा कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूटे हैं तो इनका जितना राजनीतिक लाभ हम अपने चुनाव में कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। और इसलिए ममता बनर्जी ने उन्हें बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए बुलाया है। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि महाराष्ट्र में आकर केजरीवाल प्रचार करें। इससे इंडिया अलायंस के अंदर एक नई जान आएगी या नहीं आएगी? देखो, इंडिया अलायंस की जान की बात नहीं, विपक्ष अब जानता है कि भाई 1 जून के बाद तो सब खत्म हो जाएगा, आखिरी फेज की वोटिंग हो जाएगी। जो कुछ बचा है अरविंद केजरीवाल का जितना इस्तेमाल अपने जीत के लिए हो सकता है, अपने पार्टी के बेनिफिट के लिए हो सकता है, उतना अरविंद केजरीवाल का इस्तेमाल करो। नहीं तो अरविंद केजरीवाल बंगाल जाकर कोई वोट दिला देंगे या तमिलनाडु जाकर कोई वोट सारे दिला ऑप्शन देंगे। उपलब्ध है ना। अगर अरविंद केजरीवाल के आने से कुछ फायदा होता है तो क्यों नहीं लेंगे? न बुलाने से बेहतर है कि बुला लो, कुछ देके ही जाएंगे ना, नुकसान तो करेंगे नहीं। और जिनको पता है कि 1 तारीख को वापस जेल में चले जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि अरविंद केजरीवाल को हीरो बना रहे हैं कि 4 जून को अरविंद केजरीवाल कहेंगे मैंने प्रचार किया इसलिए मैं सरकार आई है, मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाए, या आपकी सीटें मेरे कारण आई है। अरविंद केजरीवाल 1 तारीख को जेल चले जाएंगे, तो उनका जितने दिन वो 20-22 दिन बाहर है, विपक्ष पूरा वैसे इन्होंने राहुल गांधी से 70-80 सीटें ज्यादा ही दे दी भाजपा को। राहुल गांधी 150 कहते हैं, इन्होंने कहा 220-30। देखिए, ये तो एक कंजेक्चर्स है। और आप देखिएगा कि जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था विधानसभा के, इनके चुनाव का बड़ा, और मैं कई बार मानता हूं कि से जो 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, एक ढंग से वो अरविंद केजरीवाल की ही रादर कॉपी थी, ये मैं कह सकता हूं। क्योंकि जैसे ही 400 पार का नारा हुआ, बाकी फिर सारे डिस्कशन भूल गए। 400 होगा या नहीं होगा इस पर डिस्कशन आकर के केंद्रित हो गया। यदि आप केजरीवाल का चुनाव कैंपेन को आप देखेंगे तो उस समय भी केजरीवाल, अरे हम तो 50 सीटें तो योगेंद्र यादव ने हमको बता दिया है, इसको 75 कर देना है बस, 70 कर देना है बस, यही वो डिस्कोर्स हुआ करता था। तो ये तो एक डिस्कोर्स बनाने के लिए उन्होंने कहा है कि 220 है, ये उनका अपना कंजेक्चर्स है, ये कोई बहुत बड़ा असेसमेंट होगा ऐसा नहीं है। हमने जितने सर्वे देखे हैं 12% का मतों का अंतर है। ये जितने भी सर्वे आया है विपक्षी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में, ये अपने आप में बहुत बड़ा। आपने कल राहुल गांधी का स्टेटमेंट देखा? देखिए, लिख कर रख लो, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये बात 2019 में भी राहुल गांधी बोल रहे थे, जब वो कहते थे ना चौकीदार चोर है, तब भी बोलते थे। ये सूट बूट की सरकार है, तब भी बोलते थे। लेकिन राहुल गांधी की छवि आज के दिन में वो नहीं है। फिर मैं कहता हूं, राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी उनकी पार्टी के अंदर होगी या नहीं होगी, मुझे इसमें भी संदेह है। लेकिन राहुल गांधी की छवि और क्रेडिबिलिटी जनता में हो, ऐसा नहीं है। हाँ, बौद्धिक हिस्सा भारत का एक जरूर है जो नरेंद्र मोदी से घृणा करता है। चूंकि उस घृणा का विश्वमन जो है वो राहुल गांधी उनके बदले करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए राहुल गांधी में उनको नायकत्व तो दिखता है, ये सच्चाई है। लेकिन
पूरी जनता, देश की जनता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कोई नायक नायिका के तौर पर देखता हो और वोट कैचर्स देखता हो, ये तो कम से कम फेल थियरी है। क्योंकि 23 बार वो हारे हैं, लगातार हारे हैं, विधानसभा चुनाव में लगातार हारे हैं, लोकसभा चुनाव में लगातार हारते गए हैं गांधी। ठीक, हाँ सर कुछ कह रहे हैं। देखिए, एक तो एक ही अरविंद केजरीवाल ने, जिसको कहते हैं ना, जो अफवाह होती है, खबरें होती हैं, पॉलिटिकल गॉसिप होती हैं, उसको दूसरी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की। अमित शाह योगी आदित्यनाथ के बीच में झगड़ा चल रहा है, अमित शाह को प्रधानमंत्री बना के जाएंगे, ये अमित शाह के लिए वोट है। आज की तारीख में ये हर किसी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। अभी की स्थिति में कोई दूर दूर तक नहीं, और राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि 2029 में भी पीएम नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह कह चुके हैं, योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं। और ये हर कोई जानता है कि अगर योगी आदित्यनाथ 22 का चुनाव अगर किसी को याद हो तो बाकायदा नरेंद्र मोदी ने कैंपेन लॉन्च करा दी थी, यूपी प्लस योगी उपयोगी। अभी एक सभा में उन्होंने कहा कि योगी जी तो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, और जब 5 साल पहले इनको समय नहीं मिला था, 2 साल मिला था, अब तो 7 साल मिल गए, अब तो ये सबको ठीक कर देंगे। जहां तक बात रही कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच, ये हर कोई जानता है भाई, हर किसी की राजनीति में महत्वाकांक्षा ऊपर जाने की होती है, लेकिन ये भी पता है लोगों को कि यहां पार्टी सिस्टम में, एक कैडर में, एक कहें कि वो प्रोग्रेस करते हुए तय होता है। कोई गांधी परिवार या केजरीवाल की तरह थोड़ी नहीं तय होगा कि जेल से भी मुख्यमंत्री का शासन वही चलाएंगे। जनता तो इस पर भी चर्चा करेगी। और देखिए, जब वो सीट गिना रहे थे तो बड़ा रोचक था। हाँ, वो सब राज्य गिनाते गए, यहां कम, यहां कम, यहां कम, उत्तर प्रदेश भूल गए अंत में बोला। उसके बाद उनका, हाँ उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से 19 में 9 सीटें भाजपा की घट गई थी, वहां तो वो 15 सीटें बढ़ाने की स्थिति में। फिर आ जाते हैं दिल्ली की बात, दिल्ली में भी कम होगी। यानी इस दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल का यह साहस नहीं है कि हमारा गठजोड़ यहां भारतीय जनता पार्टी को आउट करने जा रहा है, और ये सबको पता है। 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत, लेकिन जिन राज्यों का नाम उन्होंने लिया ये कहने के लिए कि भाजपा को 225 सीटें आएंगी, देख लेते ना, हम भी बात कर लें इस। बिल्कुल, उन्होंने क्या कहा, कर्नाटक में कम होगी कि नहीं, आप भी बताते जाइए, हाँ या ना में बता दीजिए। कर्नाटक में कम होंगी। देखिए, अब इसमें ये एक, जिसको कहते हैं ना कि ये क्वेश्चन के साथ एक जुड़ा हुआ है राइडर। जब हाँ या ना में कहेंगे तो कम हो सकती है, लेकिन वो कम कितनी होंगी, ये सवाल है। कह रहा हूं 1, 2 जो भी 25 सीटें हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास 25 + 1 सीट हो सकती है, तो मान लीजिए कि 22 से 25 हो जाए या 22 से 28 हो सकती है, ऐसे कर लेते हैं बात। कर्नाटक में कम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिहार में बिहार में कम हो सकती है, बिहार में भी लगभग उसी के आसपास रहे, लगभग 35 से 40 सीटों के आसपास एनडीए रहने। बंगाल में कम हो सकती है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ने वाली, जनता पार्टी बढ़ेगी, बंगाल में बढ़ने वाली, उड़ीसा में बढ़ेगी, कम की कोई संभावना नहीं, तमिलनाडु में बढ़ेगी, महाराष्ट्र में, केरला में बढ़ेगी, महाराष्ट्र में इंटैक्ट रहेगी। हो सकता है 1-2 सीटें हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा घटेगी। देखिए, राजस्थान को लेकर तो अमित शाह जी का बयान आ गया है। कौन सी लॉटरी लेकर के चल रहे हो, कौन सा बैरोमीटर लेकर के चल रहे हो? ये तो देखिए पॉलिटिकल नैरेटिव है, सब जिसको कहते हैं ना हवाबाजी है। ये जो है ना, आपने शुरू में बोला ना पतंगबाजी है। मैं मानता हूं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां हम लोग इस कहानी कुर्सी में ही चर्चा के दौरान कह चुके हैं कि हो सकता है कर्नाटक में 1-2 सीटें कम हो जाए, हो सकता है बिहार में 1-2 सीटें कम हो जाए, हो सकता है महाराष्ट्र में 1-2 सीटें कम हो जाए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की फिर अकेली सीटें कम नहीं होंगी। ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी यदि महाराष्ट्र में है तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपने पिछले सीटों से ज्यादा सीटें जीतेंगी। कमी कहां होगी तो हो सकता है उसके जो पार्टनर्स हैं उनमें हो सकता है। ऐसी भी स्थिति में यदि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें गेन करती है उत्तर प्रदेश में 70 से 75 के बीच में यदि आती है, तो ये जितने लॉस हो रहे हैं एक स्टेट उसको पूरा कर देता है। नॉर्थ ईस्ट को हम क्यों भूल जा रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वहां से हम क्यों भूल जा रहे हैं? हम बंगाल और उड़ीसा को क्यों भूल जा रहे हैं? हम आंध्र प्रदेश को क्यों भूला? हम तेलंगाना को क्यों भूल रहे हैं? तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 4 सीटें जीती थी। एक कंजर्वेटिव असेसमेंट भी आज के दिन में यह कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर कम से कम 8 सीटें जीतेंगी। यह तो ओवैसी का कथन है कि भारतीय जनता पार्टी 1-2 सीटें बढ़ सकती है। मैं या तो सेम रहेगी या 2-4 सीटें बढ़ सकती है, तो वहां पर तो 6-7 सीटें 8 सीटें बढ़ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी 310 सीटों से आपको कुछ कहना है अरविंद केजरीवाल जी के मैथ्स पर? नहीं, देखिए वो जिस तरह के अंदाजा लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। वो ये नहीं बता रहे कहाँ बढ़ेगी। उनको ये भी बता देना चाहिए था कि उड़ीसा में बढ़ जाएगी भाई सीटें,
पश्चिम बंगाल में बढ़ जाएंगी सीटें, आप दूसरे तेलंगाना में जैसे बोल रहे थे तेलंगाना में बढ़ जाएंगी सीटें, तो जहाँ एक आध सीट या 2-3 सीटें कहीं कहीं कम होंगी वहाँ बढ़ने की भी संभावनाएं अलग अलग जगह हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी बहुत ज़्यादा कोई लॉस में होगी। और जैसे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में बिल्कुल ठीक है कि अलाइज को ज़्यादा नुकसान है महाराष्ट्र में बनिस्बत बीजेपी को नुकसान होगा। तो ये बातें अगर अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक तरफ की बात कर रहे हैं, चुनाव इस तरह से होता नहीं है, चुनाव में कहीं लॉस होता है कहीं फायदा होता है। ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। समीर जी बहुत शॉर्ट में प्लीज। देखिए, अरविंद केजरीवाल से उम्मीद तो की नहीं जा सकती वो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। अरविंद केजरीवाल जिन राज्यों का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ सीटें कम होगी, अमित शाह एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि राजस्थान में हम मानते हैं कि हमारी 1-2 सीटें कम होगी, और उन्होंने ये कहा कि जिन राज्यों में हम पीक पर थे अगर वहां हमारी 1-2 सीटें कम होती है उसके बाद भी हम 325 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 1-2 सीटें अगर 5 राज्यों से कम होती है, 8-10 सीटें कम होती है, तो बाकी दूसरे से राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी उससे दुगनी सीटें जीतने जा रही है। ठीक है। मैं नॉर्थ ईस्ट से 25 में से भारतीय जनता पार्टी 22 सीटें जीतने की स्थिति के अंदर है। मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें ज्यादा। सर ब्रेक ले लूं मैं कहानी कुर्सी की, आप देखते रहिएगा। ब्रेक के बाद जरा हम राहुल गांधी की राजनीति की बात करेंगे। उन्होंने 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें की जो डिस्कस होनी चाहिए आज। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को अपनी राजनीति बदलनी पड़ेगी। अब ऐसी क्या राजनीति बदलनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को? फिर उन्होंने कहा, आज पहली बार उनके मुंह से मैंने शब्द सुना, सामाजिक न्याय। उन्होंने कहा सामाजिक न्याय के सुपरस्टार जो लोग रहे हैं उन लोगों ने मोहब्बत की बात की। तो मोहब्बत की बात तो आजकल राहुल गांधी भी करने लगे हैं। वो कह रहे हैं तो क्या वो भी अब सामाजिक न्याय के सुपरस्टार बनना चाहते हैं? यही है उनकी राजनीति आने वाले दिनों की। इसकी बात